हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 में जो इंग्लिश के पेपर हुए थे उनको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 1 तारीख की जो सारी शिफ्ट हुई थी, जो तीनों शिफ्ट हुई थी, उनका सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं पहले ही, और 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का भी सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है वीडियो फॉर्मेट में। अब ये 4 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सेशन जो है एसएससी एमटीएस और सीजीएल मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एमटीएस में ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सभी का लिंक डाल दे रहा हूं, आप वहां जाकर जरूर देख लें। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने पिछले जो 4 सेशन अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारा प्यार मिला है, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन आया और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं। और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस में इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये इंग्लिश और जीएस। तो इंग्लिश में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। देखिए, आप जीएस चाहे जितना पढ़ लेंगे लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं कर सकते, बट अगर आप इंग्लिश सही से पढ़ लिए तो आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूं। और आज जो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें ना सिर्फ मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता के, ऐसा नहीं है कि मैं आगे निकल गया, मैं आपको पूरे ऑप्शन को, पूरे रूल्स को बताऊंगा एकदम सही से। तो आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको इन वीडियोस को दोबारा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज टेलीग्राम पर मैं 20 रीडर के क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूं और यूट्यूब पर बैक टू बैक क्विजेस चल ही रही हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। देखिए, मैं बहुत अच्छे अप्रोच बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्लस जितने ऑप्शन है उनका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बनकर वहां पर आपको मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा तो आप इसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ नहीं पढ़ना आपको। आपने बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिख गया तो आपको उस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बताना है। कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, मतलब हम जब किसी साउंड या साउंड वेव्स का अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स कहते हैं। इसके स्पेलिंग एरर भी पूछी जाती है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा, ये मल्टीपल शिफ्ट में पूछा जा चुका है। देखिए, अब अदर ऑप्शन पे हम नजर डालते हैं। बॉटनी क्या है? बॉटनी एक, जिसमें बायोलॉजी होती है उसमें बॉटनी भी होती है। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये क्या हो गया? बॉटनी। फिजिक्स क्या है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है और अब पूछा भी जाएगा आगे वाले सेशन में। स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड यूनिवर्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी मीन्स होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स, जिसमें हम पॉपुलेशन की स्टडी और उसकी सांख्यिकी की स्टडी करते हैं, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। कॉस्टिक्स आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिलर्स आपको दिया गया है। कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 7 गेव दियर टीचर अ गिफ्ट विच वाज डैश टू हर। अब इसमें दिया हुआ रिवीलिंग, शॉकिंग, कंफ्यूजिंग एंड सरप्राइजिंग। अब मान लीजिए आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है और आपको पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी रियल मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या करा है? एक क्लास 7th का स्टूडेंट है जो अपनी टीचर को ले जाकर क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। विच वाज, जो कि उसके लिए क्या था, उस टीचर के लिए क्या था? रिवीलिंग था, कोई रहस्य था कि वो खुला। शॉकिंग था, उसने कुछ ऐसा काम किया कि वो शॉक्ड हो गई, चौंक गई, ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है। कंफ्यूजिंग था, नहीं कंफ्यूजिंग तो हो ही नहीं सकता यार, क्लास 7th का बच्चा है, अपने टीचर को गिफ्ट दिया, तो उसके लिए एक सरप्राइजिंग है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि यार क्लास 7th का स्टूडेंट मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आया है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सरप्राइजिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सिनोनिम पूछ रहा है किसका? ऑब्सेशन का। ऑब्सेशन का सिनोनिम पूछ रहा है। कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ आपको डिस्क्रिमिनेशन, फैसिनेशन, अनकंसर्न, सिंपैथी। चलिए सबसे पहले हम सारे ऑप्शन की मीनिंग समझते हैं क्या होती है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव करना, ठीक है ना।
फैसिनेशन मीन्स होता है मोह माया, जिसे आप अट्रैक्शन कहते हैं, इंचेंटमेंट कहते हैं, एल्यूरिंग कहते हैं। और अनकंसर्न मीन्स होता है उदासीनता, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस। एंड एपेथी, APATHY, एपेथी। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी होता है सहानुभूति, कंपैशन एंड इम्पैथी। तो ऑब्सेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फैसिनेशन, मोह माया, एट्रैक्शन, इंचेंटमेंट, एल्यूरिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। ये इरर से पूछा गया है, 4 सेगमेंट आपको दिए हुए हैं इसमें। विच रेक्टिफाइज द इरर, मतलब आपको इरर पोर्शन दिया गया है, इसमें इरर पोर्शन ढूंढना है और उसको जो है सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। ए लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स आर केमिकल दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। आपको कहीं गलती दिख रही है? गलती बहुत ही क्लियरिटी यहां दिख रही है आपको। आर्टिकल देखिए, हर शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन आए, तो इस बार भी शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ए एन का यूज कहां होता है? मैंने आपको बताया था ना, एन का यूज हमेशा हम वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। वॉवेल होना चाहिए प्लस वॉवेल साउंड होना चाहिए। बट अगर यूनिवर्सिटी आ गई, तो कल के शिफ्ट में मैंने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, यहां एन रेंज नहीं होगा, ए रेंज होगा। तो इसमें क्या दिख रहा है? टू अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी किसी में सब सारे सेगमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एन रेंज तो हो ही नहीं सकता, एन एप्पल होता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा। ये कह रहा है कि ए भी सब्स्टिट्यूशन से ही आया, वो भी सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन उसका क्वेश्चन मैनर अलग था, इसका क्वेश्चन मैनर अलग है। इसमें अंडरलाइन किया हुआ है आपको कि इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक सही वर्ड से। कह रहा है दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। अब देखिए, ये बताइए, जैसे मैंने कहा ड्राइव हो गया, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिना इन्फिनिटिव टू के आते ही नहीं, उसमें भी ये ड्राइव शामिल है। आप कैसे इसको समझिए, छोड़िए इसको ये समझिए कि टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म जिसे हम V1 कहते हैं, ठीक है। टू प्लस बेस फॉर्म is required when referring to action that someone is expected to perform in the future। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने की पूरी संभावना है, जिसे उम्मीद की जा सकती है होगा, तो ये फ्यूचर की तो बात कर रहे हैं। दे वुड फाइंड समवन टू ड्राइव द वैगन, तो यहां हम क्या यूज करेंगे? टू ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इन द ड्राइव, इन द, टू ड्राइव द। वैगन कोई स्पेसिफिक चीज है, उसके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो टू ड्राइव द, इसमें हमेशा हम इन्फिनिटिव टू का यूज करेंगे। टू ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट, ठीक है ना। टू ड्राइव देखिए एक्सप्रेस क्या कर रहा है? एक्सप्रेसेस द पर्पस और इंटेंडेड एक्शन फॉर द पर्सन दे आर फाइंडिंग। मतलब ये किसी को ऐसी फाइंड कर रही है जो ये एक्शन को परफॉर्म कर सके, किसको? वैगन को वापस लौटा सके उस डिजर्ट से। तो ये कौन ये चाह रहा है? वो चाह रही है, वे लोग चाह रहे हैं, ठीक है ना। समवन की कोई ऐसा हो जो उस वैगन को चलाकर डिजर्ट को पार करा सके, वापस कर सके, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का, ये भी इरर से। देखिए इस शिफ्ट में इरर से और इडियम से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इरर और इडियम के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई। ओफो, ये तो यार ब्लंडर मिस्टेक है। ब्लेंडर मिस्टेक दोनों सुपरफ्लुअस है, एक ही यूज होगा, ब्लेंडर है ये तो बहुत बड़ा ब्लेंडर है। वेंट हाईली क्या है? हाईली मीन्स क्या होता है? देखो मैं बताता हूं, हाईली मीन्स क्या होता है। हाईली मीन्स होता है ए हाई डिग्री और लेवल ऑफ इंटेंसिटी। ए हाई डिग्री और लेवल ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है ना। किसी लेवल, किसी चीज की तीव्रता या किसी चीज की हाई डिग्री, जैसे मैं कहूं सी इज हाईली इंटेलिजेंट, तो यहां लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी की बात की जा रही है। द मूवी इज हाईली रिकमेंडेड, तो यहां मूवी को हाईली रिकमेंड किया जा रहा है। बट हाई क्या होता है? अगर मैं यहां हाई का यूज करूंगा, HIGH, हाई रिफर्स टू फिजिकल हाइट। हाई ऑलवेज रिफर्स टू फिजिकल हाइट। जैसे मैं कहूं द बलून वेंट हाई, जो बैलून मैंने उड़ाया वो बहुत आसमान में बहुत ऊंचा गया। तो वैसे ये कह रहा है कि मैंने जो बॉल को किक मारी वो आसमान में बहुत ऊपर गई,
तो यहाँ हाईली यूज नहीं होगा। हाईली किसके लिए यूज होगा? ए हाई डिग्री और लेवल ऑफ इंटेंसिटी। जैसे मैंने कहा सी इज हाईली इंटेलिजेंट, द मूवी इज हाईली रिकमेंडेड, तो हाईली यहाँ बिल्कुल सरासर गलत है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होना चाहिए? द बॉल आई किक्ड वेंट हाई इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है हमारा। देखिए यहाँ फिलर से क्वेश्चन पूछा गया बट ईडीएम आपको भरना है इसमें, तो आपको करेक्ट ईडीएम मालूम होनी चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट ईडीएम की मीनिंग नहीं पता कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो आप पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रजत इज नोन फॉर हिज नोटोरियस नेचर, ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस बट लाइक्स रजत, कोई लड़का है रजत जो अपने कुख्यात नेचर के लिए जाना जाता है, जो बहुत ही मशहूर है अपने गलत कामों के लिए। ही विल बी फ्रेंडली, वो आपको तो एक दोस्त की तरह लगेगा आपके चेहरे पर, बट लाइक्स मतलब यहाँ किसी रजत की बात की जा रही है जो नेचर से बहुत ही बुरा है, वो आपके चेहरे पर आपके दोस्त जैसा लगेगा। बट के आगे देखिए ईडियम हम पढ़ते हैं, टू ब्लो हिज ट्रम्पेट, टू स्टैब यू इन द बैक, टू पेंट द होल टाउनलेट, टू गेट ऑल द बेंट। अब देखिए यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार ईडीएम की मीनिंग क्या है, फिलहाल मैं भी सब डिटेल में बताता हूं, तो आप यहाँ से ये अनुमान लगाइए, ये इंटेंड करिए कि जब वो कुख्यात नेचर का है तो चोर गुंडा डाकू कुछ भी हो सकता है। तो स्टैब मीन्स होता है भोंकना, किसी चीज को चाकू से भोंकना। तो आपको अगर नहीं आ रहा तो फिलहाल के लिए आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं वहां। बट अब चलिए एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। टू ब्लो हिज ट्रम्पेट मीन्स होता है टू बोस्ट अबाउट वंस ओन अचीवमेंट, अपनी डींगे हाँकना, मतलब अपनी ही बड़ाई की हर जगह डींगे हाँकना, लंबी लंबी फेंकना जिसे आप कहते हैं, तो वही है टू ब्लो हिज ट्रम्पेट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ऐसे कुछ होता है ना, तो वही चीज कि अपनी ही बड़ाई हर जगह किया जाना। टू स्टैब इन द बैक, इसका मतलब होता है टू बिट्रे समवन हु ट्रस्ट यू, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हो उसने आपको धोखा दिया। टिपिकली इन अ डिसीटफुल और हार्मफुल वे, बहुत ही बुरी कंडीशन में और बहुत ही घातक तरीके से आपको उसने धोखा दिया है। ये हुआ टू स्टैब यू इन द बैक। तो रजत के लिए तो ये एकदम परफेक्ट बैठता है कि वो नोटोरियस टाइप का पर्सन है, तो उसी ने किसी को बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया होगा, बहुत बुरी तरीके से उसने स्टैब किया होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम हम समझते हैं ये क्या है, टू पेंट द होल टाउन रेड। अब मैं कोई एसएससी सीजीएल मान लीजिए मैंने सिलेक्शन ले लिया और अब सिलेक्शन लेके आया, पूरा खुशी खुशी आया, हर जगह मेरे लिए हर्षोल्लास खुशी खुशी, तो इसका मतलब यही हुआ कि टू पेंट होल टाउन रेड, टू सेलिब्रेट और पार्टी वाइडली एंड इंथुसियास्टिकली, ऑफन गोइंग टू मेनी प्लेसेस टू एंजॉय oneself। मतलब हम जगह जगह जा रहे हैं अपनी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने, कोई भी जगह ऐसी नहीं छूट रही जहां हम ना करें, तो सारी जगहों जब हम चले जाएंगे तो वही हो जाएगा टू पेंट द होल टाउन रेड। मैंने सारी जगहों को एक जैसा कर दिया, खुशियां मनाकर, बढ़िया से सेलिब्रेट कर ये हुआ इसका मतलब। ये क्या है? टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द स्पेस, इसका मतलब होता है टू बिकम अपसेट और एंग्री ओवर समथिंग ऑफन अननेसेसरीली, मतलब हम किसी चीज पर हमेशा दुखी हो जा रहे हैं, हमेशा क्रोधित हो जा रहे हैं, और वो चीज कैसी है, मतलब उस पर ऐसे दुखी हो रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जो अननेसेसरीली था। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू गेट ऑल बेंट मतलब हर जगह बेवजह हम दुखी हो जा रहे हैं, क्रोधित हो जा रहे हैं, तो जिसका कोई सेंस नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब जो है आपको ईडीएम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग पूछ रहा है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो बहुत जनरल सा यार, सबको पता होगा अगर आपने एक सेंसिबल प्रिपरेशन की होगी। प्रोवोक ट्रबल, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, नहीं। गेटिंग अ गुड स्टार्ट इज इंपॉर्टेंट, नहीं। टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, मतलब आप कहीं ऐसी जगह हेल्प मांग रहे हैं जहां आपको हेल्प मिल ही नहीं सकती, जहां उसको खुद के हेल्प की जरूरत है। तो वही हुआ कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आप बहुत अच्छे से यहाँ से निकल रहा है कि इसका आंसर यही होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है हमारा, ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ही है। कह रहा है कि ए क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर्स, माइक्रोब्स, वायरस, पैरासाइट एंड बैक्टीरिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैरासाइट। अब माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स जनरल टर्म फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो एक जनरल टर्म यूज होता है उसी को हम माइक्रोब्स कहते हैं। वायरस भी एक तरीके का माइक्रोब है, वायरस भी एक तरीके का माइक्रोब ही है। ए माइक्रोब दैट नीड्स अ होस्ट टू सर्वाइव एंड रेप्लिकेट, मतलब एक ऐसा माइक्रोब जिसको नीड्स अ होस्ट, एक होस्ट की जरूरत हो खुद को जीवित रखने की और खुद को
रेप्लिकेट करने की। पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट, ठीक है ना। बैक्टीरिया आप जानते ही हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है दैट कैन बी बेनिफिशियल हार्मफुल, मतलब ये घातक और ये हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलर से है बट इसमें भी आपको ईडियम बनना, देखिए ईडियम के कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट वाज अ, मैंने एक प्ले जो पिछली रात देखा था वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, हिट द रोड, ये सारे ईडियम्स हैं, स्मैश हिट्स, हिट द रूफ, ठीक है ना, सारे ईडियम्स है। चलिए एक एक करके पहले समझते हैं फिर आपको सेंस क्लियर होगा। देखिए हिट द रोड मीन्स होता है टू लीव और स्टार्ट अ जर्नी ऑफन बाय कार ऑन फुट, मतलब हिट द रोड मीन्स यही होता है कि आप किसी भी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं कार से या पैदल, तो हिट द रोड यही होता है। हिट द है क्या होता है, हिट द है टू गो टू बेड और गो टू स्लीप, आप जल्दी बेड पर चले गए सोने चले गए तो हिट द है वही है। स्मैश हिट ये है करेक्ट ऑप्शन। अब स्मैश हिट मतलब होता है क्या है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल और पॉपुलर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो जो प्ले वो लास्ट नाइट देखा था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और पॉपुलर हुआ था, ठीक है ना। हिट द रूफ क्या है, हिट द रूफ मींस होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना, हिट द रूफ यही होता है। हिट द रोड मतलब एक नई जर्नी स्टार्ट करना कार से या पैदल कुछ भी हो। हिट द है टू गो टू बेड और गो टू स्लीप अर्ली, सोने चले जाना या बेड पर चले जाना। हिट द रूफ मींस होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये जो है फिलर से आया हुआ है बट इसमें स्पेलिंग एरर से आपको पूछ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन एग्जामिनर बनाना चाह रहा है। ही इज डैश ऑफ मेनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज, दरियागंज में बहुत से स्नैचिंग केसेस हुए थे जिसका वो एक्यूज्ड, एक्यूज्ड क्या होता है, मतलब अपराधी दोषी, एक्यूज है बहुत से चैन स्नैचिंग का, जो राह चलते लोगों को चैन खींच लेते थे। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी इसकी, एक्यूज, ठीक है ना, ACCUSED एक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का, ये भी ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, इसमें आपको 4 सेगमेंट इसमें भी दिए गए हैं। चलिए रीड करते हैं। डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड आवर टीम रैलीड टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स व्हिच टीच अस। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या देखना है, उस सेंटेंस का टेंस देखना है कि जितने सेगमेंट है सब एक टेंस में प्रॉपर है कि नहीं, तो ये चीज आपको देखना है, बहुत जरूरी है ये चीज। आज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रिजाइलेंस एंड डिटर्मिनेशन। देखिए ये पास्ट में है, ठीक ना, ये भी पास्ट में है, बट क्या ये पास्ट में है, नहीं नहीं नहीं, ये प्रेजेंट में है। तो करेक्शन आपको मिल गया, यहां गलती मिल गई। विच टीच नहीं होगा, विच टॉट अस, TAUGHT, विच टॉट अस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रिजाइलेंस एंड डिटर्मिनेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये आपको स्पेलिंग एरर से पूछ रहा है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस अंडरलाइन वर्ड की आपको स्पेलिंग एरर बताना है कि इसका सही स्पेलिंग क्या होगी। क्वेश्चनियर, सबसे पहले इसको ऐसे लर्न करिए, क्वेश्चन को सिंपल लिखिए QUESTION क्वेश्चन। अब क्वेश्चनियर करना है ना, तो एक इन और लगाइए, AIRE लिखिए, एयर, क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर ये हो जाएगा आपका। आई होप आपको क्लियर होगा। और आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहली बात तो डबल एस नहीं आता, ठीक है ना, और क्वेश्चनियर तो डबल आर भी नहीं आएगा, डबल एन भी नहीं आएगा, डबल ई तो आ ही नहीं सकता, तो ये आपका एलिमिनेट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कह रहा है एरर से पूछ रहा है और इसमें रेक्टिफाई ही करना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, दैट करियर कॉम्पिटिशन वाज द डिफिकल्टेस्ट, तो इसी को रेक्टिफाई आपको करना है। डिफिकल्टेस्ट क्या है, एग्जाम ही हैड एवर गिवन, द करियर कॉम्पिटिशन वाज द डिफिकल्टेस्ट एग्जाम, ना 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 ना, ये डिफिकल्टेस्ट कोई वर्ड होता है नहीं, तो ये गलत है। द करियर कॉम्पिटिशन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम देन एनी ही हैड एवर गिवन। अब इसमें बताइए क्या इसमें प्रॉब्लम, क्या इसमें गलती है, वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम,
द करियर कॉम्पिटिशन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, was the most difficult exam he had ever given. थर्ड ऑप्शन है द करियर कॉम्पिटिशन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट, द मोस्ट भी लगा रहा, डिफिकल्टेस्ट भी लगा रहा है तो डायरेक्ट सुपरफ्लुअस हो गया। द करियर कॉम्पिटिशन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, द करियर कॉम्पिटिशन वॉज, देखिए कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग यहाँ चेक करिए, COMPETITION COMPETITION वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन। तो आपको सिर्फ इसी में करेक्शन ढूंढना था ना, तो देन एनी अदर ये आ ही नहीं सकता, देन एनी अदर नहीं आएगा, आपको सिंपल इसमें करेक्शन ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, द मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्परेटिव हो जाएगा मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है ना। इसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव इसकी नहीं बनती डिफिकल्ट, इसके आगे मोस्ट और मोर ही लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, कह रहे हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए फिर इडियम के क्वेश्चन आगे, लगभग 3-4 क्वेश्चन इडियम के हो गए। श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंडमेड पोएट्री एट अ चीप रेट, मतलब श्वेता ने एक सेल ऑर्गेनाइज की जो हाथ से बनी हुई पोट्री की थी, जो कि बहुत सस्ते रेट पर दे रही थी। तो सस्ते रेट पर देना किसी चीज को, किसी चीज का दाम कम कर देना, सस्ता कर देना, हश मनी नहीं, गो फॉर सॉन्ग यस, हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू नो, मेकिंग अ फूस आउट ऑफ समथिंग। चलिए अब सबकी मीनिंग पहले समझते हैं। हश मनी मीन्स होता है मनी पेड टू समवन टू कीप देम साइलेंट अबाउट अ स्कैंडल, क्राइम और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब इसको हिंदी में समझिए, मतलब किसी को ऐसे पैसे दे देना जब आप किसी को एज अ रिश्वत देते हो कि यार मैंने यहाँ गबनखोरी किया, आप भी इतने पैसे ले लो और किसी से कुछ कहना नहीं, तो वो हश मनी हो जाएगा। एक मनी सिंपल मनी होती है, जब हश मनी आपका हो जाएगा तो ब्राइबरी हो जाएगा, किसी को रिश्वत देना, किसके खिलाफ, किसी स्कैंडल के खिलाफ, किसी क्राइम के खिलाफ, या कोई भी अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने के खिलाफ कि यार चुप हो जाओ, बताना नहीं, ये ऑफिशियल तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसके लिए आप इतने पैसे ले लो, तो वो आपका हश मनी हो जाएगा। गो फॉर सम क्या होता है, टू बी सोल्ड वेरी चीपली और फॉर मच लेस देन इट्स ट्रू वैल्यू, मतलब बहुत ही सस्ते दाम पर आप अपनी किसी चीज को बेच दे रहे हैं, बहुत ही सस्ते दाम पर, ठीक है ना, जितने की उसकी रियल प्राइस है उससे बहुत कम दाम पर बेचते रहे। तो श्वेता वही तो कर रही है, एक सेल ऑर्गेनाइज की है पॉटरी की, उसने बहुत ही सस्ते रेट पर दे रही है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का ऑप्शन है हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू। इसका क्या मतलब होता है, हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, इसका मतलब होता है वांटिंग टू एंजॉय टू कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब किसी भी दो विरोधाभास चीजों को एक साथ आप जो है चाह रहे हैं यूज करना। जैसे मैं कहूं आप पूरा संसार भी घूमना चाह रहे हैं और पैसे बचाना चाह रहे हैं, तो दो कॉन्फ्लिक्ट थिंग एक साथ हो जा रही है, तो इट नॉट पॉसिबल। तो उसका मतलब यही होता है हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, केक भी लाओ थोड़ा सा, उसको पूरा बहुत ज्यादा खाओ भी, तो नॉट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है मेकिंग अ फुस आउट ऑफ समथिंग, किसी छोटी चीज पर बहुत ज्यादा आप वो कर दे रहे हैं, मतलब छोटी सी चीज है आप उस पर बहुत ज्यादा पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं, ये है वो है, तो ये मेकिंग अ फुस आउट ऑफ समथिंग, एकदम जैसे कहते नहीं फुस हो गया, तो वही है फुस हो गया, कोई छोटी सी चीज है आप लंबी लंबी हाँक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एंटोनिम से, गिल्टी का एंटोनिम आपको बताना है। गिल्टी मीन्स होता है दोषी, रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, जिसे कहते हैं हम अकाउंटेबल एंड लायबल, इनोसेंट मीन्स होता है ब्लेमलेस, अपराधी, फॉल्टलेस मतलब निर्दोषी, इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोषी, जबकि गिल्टी मीन्स होता है अपराधी, दोषी। क्रिमिनल मीन्स होता है आप जानते हैं, पेशेंट मीन्स होता है, ये भी आप जानते हैं, धैर्यवान होता है, क्रिमिनल मीन्स भी दोषी होता है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जबकि एंटोनिम जो है इनोसेंट हो जाएगा, इनोसेंट, गिल्टी का एंटोनिम इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें ढूंढना है आपको। एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस कह रहा है कि द कलर्स ऑफ द रेनबो सीम्ड टू शाइन थ्रू द ट्रायंगुलर, बस अब अगर आपको ट्रायंगुलर यहां मिल गया तो आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, मतलब इसमें जो ऑप्शन में इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढना है। रेनबो गलत है, रेनबो की स्पेलिंग होती है RANBOW रेनबो। सन, ये सन पुत्र वाला सन नहीं है, ये सूरज वाला सन है, तो SUN होगा। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर ये करेक्ट ऑप्शन है, TRIANGULAR ट्रायंगुलर, ये करेक्ट स्पेलिंग है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ए नहीं ई होता है, OBJECT ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम
18 की तरफ चलते हैं। इसमें भी वर्ड अंडरलाइन किया गया है और इसको जो है आपको रेक्टिफाई करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। द इंटरप्रेट ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स क्लाइम द माउंटेन डिस्पाइट ऑफ, तो आपने रूल पढ़ा होगा इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, तो डिस्पाइट ऑफ कुछ होता ही नहीं यार, इन स्पाइट ऑफ होता है। बैड वेदर एंड रोड क्लोजर्स, तो हम क्या डिस्पाइट ऑफ की जहां यूज करेंगे, डिस्पाइट, आंख बंद करके यूज करिए, इसमें कोई रूल नहीं, डिस्पाइट ऑफ कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ होता है, इन व्यू ऑफ होता है, ड्यू टू होता है, बट डिस्पाइट के आगे हमेशा ऑफ हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ये भी आपको सब्स्टिट्यूट ही करना है। कह रहा है कि द एयरप्लेन फ्लोड ओवर द माउंटेन्स ऑफरिंग द पैसेंजर अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द मैजेस्टिक पीक बिलो। देखिए फ्लाई का जब हम तीनों फॉर्म V1 V2 V3 लिखते हैं तो क्या होता है, फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन, ये होता है, ठीक है ना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है जब कोई चीज बहती है, जैसे हवा बह रही है तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड हो जाता है। बट जब हम किसी चीज के उड़ने की बात करते हैं, जैसे एरोप्लेन उड़ती है तो एयरप्लेन जो उड़ती है उसके लिए हम फ्लाई का यूज करते हैं। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो हम यहाँ पास्ट का यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ फ्लू हो जाएगा। द एयरप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स ऑफरिंग द पैसेंजर अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द मैजेस्टिक पीक्स बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा एंटोनिम से है। एक्सटेसी का एंटोनिम बताना है। एक्सटेसी मीन्स होता है बहुत ज्यादा हर्षोल्लास, बहुत ज्यादा आप खुश हो रहे हैं, परमानंद आ रहा है आपको। यूफेरिया, यूफेरिया मीन्स होता है, इसका मतलब भी परमानंद ही होता है, उत्कृष्ट आनंद जिसे कहते हैं। इलेशन, ELETION, इलेशन और ब्लिस, इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे। कोर्स, कोर्स मीन्स होता है भद्दा या असिस्ट, रफ या क्रूड। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक होता है, इनहेरेंट या इननेट। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। देखिए एक्सटेसी मीन्स बहुत ज्यादा खुश, जबकि डिस्पेयर मीन्स बहुत नाराज, निराशा। होपलेसनेस, एंग्विश, एंगर, क्रोध, ये होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम 21 पे चलते हैं जो कि कॉम्प्रहेंसिव पार्ट अब हमारा आता है। तो सबसे पहले हमने बताया आप अच्छे से रीड करना है इसको, तो चलिए मैं पहले रीड करता हूं इसे। एज अ बॉय आई ऑलवेज एक्सप्लोरिंग लोनली प्लेसेस, एक बच्चे की तरह मैं हमेशा एक्सप्लोर करता हूं या एक्सप्लोर कर रहा था, क्या, लोनली प्लेसेस, नेग्लेक्टेड गार्डन एंड ऑर्चर्ड, जिसे कोई नहीं देखता था, जिस गार्डन को, जिस बाग को कोई नहीं देखता था, कोई नहीं जानता था उसको। अनऑक्युपाइड हाउसेस, जो घर अकेला रहता था, जिस घर में कोई नहीं रहता था। हाउसेस, पैचेस ऑफ स्क्रब और वेस्ट लैंड, बहुत ज्यादा झाड़ी फूड़ी घास फूस जहां एकदम पैच लगे रहते थे, उसके ढके रहते थे। द फील्ड्स आउटसाइड द टाउन, टाउन के बाहर जो फील्ड्स होती थी उसमें। द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट, द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट हाउस, द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट वन ऑन वन ऑफ माई रैम्बल्स, द बंगलो आई पुश्ड माई वे थ्रू अ thicket of lantana bushes and stumbled over a thick stone step, twisting my ankle slightly as I fell. For some time I sat on the grass massaging my foot, मतलब ग्रास इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसके फुट को लग रहा था कि मसाज दे रही हैं। when the pain eased I looked more dash at the stone step and was surprised to find that it was a gravestone. It was almost entirely covered by ivy. ईवी, ईवी एक तरह की घास हो सकती है जिसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है। ऑब्वियसली नो वन हैड इवन बीन near it for 4 years. I tugged at the ivy and some of it came away in my hands. There was some dash lettering on the grave, half obscured by grass and moss. I could make out a name, Rose, but little more. I sat there for some time over my discovery. I was wondering why Rose should have been buried at so lonely spot when there was a not far away. तो एक लड़के के रूप में कहता है कि मैं हमेशा एकांत स्थानों खोज करता रहता था, उपेक्षित बाग बगीचे, खाली घर, झाड़ियां या जो ऐसी बंजर जमीनें पड़ी रहती थी, शहर के बाहर के खेत, जंगल के किनारे। तो उसने वो अपने एक जो है भ्रमण की बात कर रहा है कि जब आई पुश्ड माई वे थ्रू अ थिक ऑफ लैंटना, तो अपने एक भ्रमण के दौरान मैं लैंटना झाड़ियों के जंगल से जब अपना रास्ता बनाते हुए एक मोटे पत्थर के स्लैब पर ठोकर खा गया। गिरते समय मेरा टखना थोड़ा मुड़ गया, वो गिर गया था यार एक्चुअल में।
ट्विस्टिंग माई एंकल स्लाइटली एज आई फेल, जैसे वो गिरा तो उसका एंकल जो है टखना थोड़ा सा मुड़ गया था। फॉर लेंटना, तो मैंने पत्थर के स्लैब, तो वो कहता है कि गिरते समय उसका टखना तिरछा हो गया, बट कुछ देर तक मैं घास पर बैठकर अपने पैर की मालिश करता रहा। जब दर्द खत्म हुआ तो मैंने पत्थर के स्लैब को और डैश देखा, और यह देखकर हैरान रह गया कि यह कब्र का पत्थर था। यह लगभग पूरी तरह से आईवी से ढका हुआ था, जो एक तरीके से घास थी या पत्थर। जाहिर है कि कई सालों से कोई भी इसके पास नहीं गया था। मैंने आईवी को खींचा और उसके कुछ हिस्से मेरे हाथों में आ गया। कब्र पर कुछ, देयर वॉज सम लेटरिंग ऑन द ग्रेव, कब्र पर कुछ क्या था, अक्षर थे। मैं सोच रहा था कि रोज को इतने एकांत स्थान पर क्यों दफनाया गया, जबकि कुछ ही दूरी पर एक क्या था। तो अब ये देखिए यहाँ फिलर्स में, अब चलिए इसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं। एज अ बॉय वाज एक्सप्लोरिंग लोनली प्लेसेस बिफोर बिहाइंड बाय डिंट ऑफ बिलो, नीचे पहले, बिहाइंड तो पीछे, जो बहुत पीछे छूट चुका था, बिहाइंड, ठीक है ना। ये इन प्लेसेस नेग्लेक्टेड गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड अनकवर्ड हाउसेस पैचेस ऑफ स्क्रब और वेस्टलैंड द फील्ड्स आउटसाइड द टाउन। देखिए मैं एक जैसे एस्पिरेंट सॉल्व करता है मैं वैसे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट वन ऑन वन ऑफ माई रैम्बल्स बिहाइंड द बंगलो, बंगलो पीछे की बात कर रहा, बंगलो पहले नहीं होता, बाय डिंट ऑफ नहीं होता, बेलो नीचे नहीं होता, तो बंगलो के पीछे की बात कर रहा। आई पुश्ड माई थ्रू अ, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सेकंड में हमें भरना है आई सेट ऑन द, अब देखिए यहां से हम पढ़ते हैं, आई सेट ऑन द ग्रास मसाजिंग माई फुट व्हेन द पेन इज आई लुक्ड मोर क्लोजली इम्पिटली फ्रैंकली या लॉफुली। तो यहाँ कोई कानून की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई फ्रैंक होने की बात नहीं हो रही, इम्पिटिटी की नहीं बात हो रही। यहाँ देखिए वो जहां पर था गिरा था वो बहुत क्लोज था किसी चीज के, किसके, स्टोन स्लैब के, तो क्लोजली एट स्टोन स्लैब, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। At the stone slab and was surprised to find that it was a gravestone. It was almost entirely covered by ivy. Obviously, no one had even been near it for years. I tugged at the ivy and some of it came away in my hands. There was some. अब there was some. इसके आगे क्या फिल करना है, नेक्स्ट पे चलते। There was some idiotic, sturdy, blurred या nomadic, blurred कहेंगे। अगर ग्रेव पर देखिए क्या कह रहा है, कुछ लेटर लिखे हुए थे ग्रेव पर, हाफ ऑब्सक्योर्ड बाय ग्रास एंड मॉस, और जो घास और झाड़ी फूड़ियों से ढके हुए थे, बट वो लेटर की बात कर रहा, तो लेटर जो है ब्लर तो हो जाएगा ना यार, इतने दिन का, कई सौ सालों का हो गया होगा, कई हजार सालों का हो गया, तो वो ब्लर हो गया होगा। तो यहाँ ब्लर ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ब्लर्ड। आई कुड मेक आउट अ नेम रोज बट लिटिल मोर, आई सैट देयर फॉर सम टाइम, मैं वहां पर बैठा। पॉन्डरिंग मीन्स होता है विचार करना, स्लीपिंग मीन्स सोना, बीइंग मीन्स रहना, पुलिंग मीन्स खींचना। तो पॉन्डरिंग ओवर माई डिस्कवरी, वो अपने खोज के ऊपर बहुत ही ज्यादा विचारतरित था, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था, पॉन्डरिंग था। आई वॉज वॉन्डरिंग why Rose should have been buried at so lonely a spot when there was a cemetery not far away. जब वो कह रहा जब कुछ ही दूरी पर कब्रगाह था, कब्रगाह मतलब जहां पर लाश जलाई जाती है, जहां पर दफन की जाती है, तो वहां इसको क्यों नहीं दफन किया गया, ठीक है ना। तो ये सिमेट्री की बात कर रहा है, सिमेट्री मीन्स होती है कब्रगाह या जहां पर ऐसे जहां पर दाह संस्कार किए जाते हों, तो जबकि वो कह रहा है बहुत ज्यादा दाह संस्कार जो जहां होता था वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था। लोनली स्पॉट व्हेन देयर वाज अ सिमेट्री, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। CEMET, डॉर्मिट्री, केनल, सेंक्चुरी, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सिमेट्री हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये रहे 25 क्वेश्चन आज के। तो अगर आप SSC MTS का एग्ज़ाम देने ही जा रहे हैं तो इसको एक बार जरूर रफली आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, वहां पर भी बैक टू बैक क्विजेस चल रही है, और मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे और बहुत ही यूजफुल होगा वो आपके लिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।